नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर 7 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स के हमारे सेशन में, जिसमें हम कवर करते हैं राजस्थान के सभी प्रमुख अखबार और उसके साथ साथ वे सारे सोर्सेज जहां से संभावना बनती है आपकी परीक्षा में प्रश्न आने की। तो विशेष करके आरएस और एसआई, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, उसी को टारगेट करते हुए आपको कंटेंट हम देने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत को हमने इसकी की थी 28 मई से, और लगभग मान के चलिए कि 2 महीने से ज़्यादा हमने आपको कंटेंट दे दिया है। आप बस केवल उसका रिवीजन करें, और पीडीएफ उसके लिए आप जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे। इसके अलावा आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण मदद करने के लिए आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की हमारी एक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे। वहां जाकर के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मात्र 200 रुपये में ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है, जिसमें 100 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की। तो भारतीय रेलवे लगातार जो है अपने इंजनों की क्षमता को बढ़ा रहा है, और इसी क्रम में भारतीय रेलवे के सबसे अत्याधुनिक 9000 हॉर्स पावर के पहले रेलवे इंजन का ट्रायल जो है जयपुर अजमेर के नवनिर्मित ट्रैक पर होने वाला है। इसी पर आज हम अपनी पहली जो खबर है राजस्थान से संबंधित उसको कवरअप करेंगे। तो भारतीय रेलवे ने 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन जो है उसका ट्रायल टेस्ट करने की बात कही है, और ये टेस्ट होगा जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर। दरअसल आपको पता होगा कि इस तरह के जो जितने भी हमारे इंजन होते हैं, ये बेसिकली हमारी जो मालगाड़ी होती है, खास करके डबल डेकर मालगाड़ी आपने देखी होगी, जिनमें एक के ऊपर एक 2 कंटेनर्स को रख करके और चलाया जाता है, ताकि न केवल समय भी बचे बल्कि इसके साथ साथ ईंधन की भी बचत हो सके। लेकिन उसके लिए हमें ज़्यादा हॉर्स पावर या ज़्यादा पावर वाले इंजनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो गुजरात में जो दाहोद है वहां पर लोकोमोटिव फैक्ट्री है, उसी में इसका निर्माण हुआ है, और इसे हमारे जो जयपुर जोधपुर रेलखंड है उस पर गुडा से लेकर के मीठड़ी, कहां तक ये याद रखना है आपको, गुडा से लेकर के मीठड़ी तक में 64 किलोमीटर का एक नया ट्रैक हमारा बनाया हमने। ये क्या काम करेगा? ये केवल स्पीड टेस्टिंग का काम करेगा। किसका काम करेगा? स्पीड टेस्ट का काम करेगा। तो अब आप जानते हो कि हमारी बहुत सी नई नई ट्रेन हम बना रहे हैं, जैसे कि हमारी वंदे भारत करके हमारी ट्रेन है। ठीक है, अब इन ट्रेन्स का स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके आधार पर इनकी ट्रैकिंग यहाँ पर होगी। तो 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक की जो भी स्पीड है, वो जितनी भी हमारी ट्रेन्स है उनका ट्रायल हम यहाँ पर कर पाएंगे। तो स्पेशली टेस्टिंग ट्रैक बनाया गया है, और इस टेस्टिंग ट्रैक को हम कह सकते हैं देश का पहला हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक। क्लियर है? तो इस पर ये 9000 हॉर्स पावर के इंजन का टेस्टिंग होने वाला है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में है एक हाथी गांव, आमेर के कुंडा में, और यहाँ पर पहली बार जो है हाथियों की एक फैशन शो का आयोजन किया जाने वाला है, और इसमें 15 से भी ज्यादा हाथी भाग लेंगे। तो ये खबर भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके पर्यटन की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आपने देखा होगा कि आमेर के महल से जब हम दिल्ली रोड की ओर जाते हैं तो नीचे उतरने के बाद वहां पर कुंडा नामक जगह आती है, जहां पर हाथी गांव बनाया गया है। तो विश्व हाथी दिवस के दिन जो है 12 अगस्त को सजे धजे हाथियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों से युक्त ये हाथी जो है हाथी गांव में रेड कारपेट पर कैटवॉक करते हुए नजर आएंगे। इसमें हाथियों के लिए स्पेशल फूड स्टॉल भी लगाई जाएगी, और एलिफेंट फैशन शो का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। अब ऐसी गतिविधियां क्यों की जाती है? तो सिंपल सी बात है कि इस तरह के आयोजनों में बड़ी मात्रा में विदेशी सैलानी जो हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र होता है, उनकी उपस्थिति यहाँ पर होती है, और इसी वजह से यहाँ के जो हाथी गांव है उसको देखने का भी मौका लोगों को मिलेगा, और हाथियों के जो महावत है उनके लिए रोजगार के अतिरिक्त स्रोत भी बन पाएंगे। एलिफेंट विलेज डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से ये शो, जिसमें 15 हाथी और हथिनी शामिल होंगे, इसमें श्रेष्ठ सलामी देने, हाथ मिलाने और आशीर्वाद देने वाले हाथी को सम्मानित भी किया जाएगा, और महावत और मालिक को भी इसमें पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, तो कहां पर होगा? जयपुर में एलिफेंट फैशन शो हमारे यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। देखिए, हमें कोई भी खबर नहीं छोड़नी है, हर एक खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में राजस्थान की पहली मोटर बाइक पर आधारित जो एम्बुलेंस है वो हाल ही में लॉन्च की गई है, और इसके लिए जो है जयपुर में इसको शुरू किया गया है, और धीरे धीरे इसको पूरे राज्य में विस्तारित
किया जाएगा। तो हीरो मोटर बाइक जो है उसके द्वारा बाइक को मॉडिफाई करके और इस तरह की बाइक का निर्माण किया गया है। तो जयपुर में जो हमारे डॉग्स और बाकी जानवर हैं उनके इलाज करने के लिए ये मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस तैयार की गई है। दरअसल ऐसे जानवरों को जो कि कई बार बहुत ही भीड़ वाले इलाकों में और बाकी जगह होते हैं, तो वहां पर आसानी से पहुंचा जा सके या त्वरित जो है रेस्पॉन्स किया जा सके, उसको देखते हुए इस तरह की क्या बनाई गई है, एक मोटर बाइक बनाई गई है जिसमें फर्स्ट एड और उसके अलावा बाकी सुविधाएं हो पाएगी। ये सुविधा जयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में शुरू की जाएगी। पहले शुरुआत यहाँ पर जयपुर से की गई है। तो ये देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार ऐसा हो रहा है। इसे होंडा कंपनी जो है उसने बनाया है मॉडिफाइड करके। तो दूर दराज के इलाकों में इलाज होना शुरू हो जाएगा, जानवरों को तुरंत इलाज। तो जरूरी नहीं है कि वहाँ हॉस्पिटल ही हो पूरा, अगर बाइक पर उनके पास सारी सामग्री मौजूद है तो जो हमारे पशु जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा, एनिमल डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ पर ये सुविधा दी जा सकेगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा जो है जनसंख्या का वो खेती पर निर्भर करता है और इन किसानों को आवश्यकता है कि भविष्य की तकनीकों से जोड़ा जाए, क्योंकि लगातार अब जो है तकनीक बदलती जा रही है। एआई और बाकी चीज़ों का अब प्रयोग जो है खेती में होने लगा है। अब खेती डेटा बेस्ड हो गई है, एनालिसिस बेस्ड हो गई है और इसी क्रम में हमारे किसान भी इस तरह की खेती का उपयोग करना सीखें। उसके लिए नवाचार करने वाले कुछ किसानों को जो है देश से बाहर नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भेजा जाएगा। तो 100 से ज़्यादा किसानों को विदेश में भ्रमण और प्रशिक्षण दोनों यहाँ पर दिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को हमारी सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो एफपीओ अर्थात जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, या जिसको बोल सकते हैं जो किसानों के ऐसे संगठन हैं जो उत्पादन करते हैं, किसान उत्पादक संगठन में इसको कह सकते हैं। तो फार्मर्स अलग अलग तरह के उत्पाद करने वाले संगठन और उनसे जुड़े हुए जो किसान हैं उनमें से 100 किसानों का चयन किया जाएगा और उन्हें 4 देशों में, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील, यहाँ पर भेजा जाएगा। एक देश यूरोपीय, 2 ऑस्ट्रेलियन है और एक आपका दक्षिण अमेरिकन देश है। ठीक है। इस एक्सपोजर विजिट के दौरान उन्हें न केवल तकनीकों की बल्कि नवाचार के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच अलग अलग बैच में 7 दिनों के लिए इन्हें भेजा जाएगा। इसके अलावा ये इन देशों में जो कृषि सहकारी समितियां हैं उनके संचालन का भी अध्ययन करेंगे कि कैसे कृषि सहकारी समितियां काम करती है। चलिए नेक्स्ट खबर देखते हैं। दोस्तों आयुष अर्थात जो भारतीय अलग अलग प्रकार की जो हमारी उपचार पद्धतियां हैं, बेसिकली जो पुरातन ज्ञान पर आधारित है, चाहे वो उसमें आयुर्वेद हो, यूनानी हो, ठीक है, सोगा रिग्पा हो, योगा हो, ठीक है, उन सभी जो पद्धतियां हैं उन पद्धतियों के प्रयोग में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी सम्मिलित किया जाएगा और इसी के लिए केंद्र सरकार ने एक आयुर्टेक मिशन शुरू किया गया है। तो तकनीक का प्रयोग बढ़ाने के लिए आयुष के क्षेत्र में या आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके आयुर्टेक मिशन शुरू किया गया है। क्योंकि हाल ही में जो WHO है उसने कहा है कि परंपरागत दवाओं में AI की एप्लीकेशंस की मैपिंग की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सी चीजें हैं, बहुत से एनालिसिस है जो AI मनुष्य से ज्यादा बेहतर कर सकता है और पारंपरिक ज्ञान आधारित जो भी हमारे पास ज्ञान का भंडार है, यदि उसको AI के लिए एज अ सोर्स दिया जाए तो AI जो है वो एलोपैथिक जो मेथड्स हैं उनसे हट करके और परंपरागत आयुर्वेदिक उपचार विधियों के माध्यम से ज़्यादा बेहतर प्रकार से जो है जीवन शैली के लिए, लोगों के लिए उपचार तैयार कर सकता है। क्योंकि परंपरागत ज्ञान को सीखने में अपेक्षाकृत ज़्यादा समय लगता है, तो ऐसे में इस तरह की तकनीकें ज़्यादा प्रभावी हो सकती है यदि हम मशीन लर्निंग और AI बेस्ड चीज़ों को अगर इसमें ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो एक आयुष ग्रिड परियोजना भी केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष क्षेत्र के लिए शुरू की गई है। इसमें स्वास्थ्य देखभाल, नई दवाओं के विकास, परंपरागत शिक्षा के प्रति शिक्षा और जागरूकता बढ़ावा देना, आयुष आहार को बढ़ावा देना, औषधियों का प्रबंधन करना, ठीक है, और जिन पौधों से इन दवाओं का निर्माण होता है उन सब का विकास करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की बात भी इसमें की गई है। तो डिजिटली पूरे के पूरे उन तरीकों को सहेजने का काम यहाँ पर किया जाएगा, वैरायटीज हो चाहे वो मेथड्स हो, उन सभी को यहाँ पर कवर अप किया जाएगा। तो इसके लिए AI और मशीन लर्निंग टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है और एक विशेष फोकस ग्रुप बनाया जिसका नाम है AI4H, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ। ठीक है, तो ये हो गया
एआई का हमारे आयुर्वेद के अंतर्गत जो विभिन्न परंपरागत पद्धतियां हैं उनमें होने वाले एप्लीकेशंस के बारे में। तो इस तरह से जब मैं आपको एआई के बारे में कुछ बता रहा हूं तो इनको कंसोलिडेट करके और आप जो है एआई पर आधारित कोई भी प्रश्न अगर एप्लीकेशन बेस्ड अगर आपको पूछ लिया जाता है मेंस में तो वहां पर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, फॉर्च्यून जो कि एक प्रमुख पत्रिका है और जिसके द्वारा कई बार अलग अलग तरह की जो सेक्टर्स हैं उनमें प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की जाती है। उन्होंने हाल ही में जो 100 प्रभावशाली सीईओज हैं उनकी एक सूची जारी की है जिसमें 6 भारतीयों को जगह मिली है। भारतीय मतलब भारतीय मूल के लोगों को, भारतीय या भारतीय मूल के लोग। तो फॉर्च्यून 100 सूची में भारतीय मूल के नेताओं में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, ठीक है, तो सेकंड रैंक पर रहे हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई रैंक 6 रहे हैं, ये भारतीय मूल के हैं। मुकेश अंबानी भारतीय भी हैं और भारत में ही काम करते हैं तो रैंक 56 पे रहे हैं। वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की अध्यक्ष रेशमा केवल रमानी एकमात्र महिला जो इस लिस्ट में आई हैं, रैंक 62 हैं। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन रैंक 83 हैं और गौतम अडानी रैंक 96 हैं। ठीक है, तो ये 6 नाम हैं। डेफिनेटली इस तरह की रिपोर्ट्स में से प्रश्न आते हैं, ठीक है, हर बार लगभग इस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जो जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको बीच बीच में बताता भी रहता हूँ। ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। एनवीडिया के जेनसन हुआंग इस सूची में शीर्ष पर है। एनवीडिया के बारे में मैंने आपको अभी बताया भी था कि ये विश्व की पहली कंपनी है जो $400 ट्रिलियन जो है उसका आंकड़ा पार करने वाली कंपनी बनी है, मार्केट कैप प्राप्त करने वाली कंपनी बनी है। इसके बाद अभी दूसरी कंपनी के रूप में माइक्रोसॉफ्ट भी जो है वो भी यहाँ पर इस आंकड़े पर पहुंच गई है। ठीक है, तो ये 2 आपको जरूर याद रखना है। अच्छा, कल की क्लास में एक गड़बड़ हुई थी तो वो मुझे याद आ गई है तो मुझे बता देनी चाहिए। कल मैंने आपको रॉटरडम के बारे में बताया था, ठीक है, तो रॉटरडम के बारे में बताते समय मैंने आपको रॉटरडम कन्वेंशन बताया था। तो जो मैंने बोन कन्वेंशन बताया था वो सीएमएस के लिए ही होती है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, लेकिन रॉटरडम कन्वेंशन का जो संबंध है वो है हैजार्डस केमिकल्स जो होते हैं उनके परिवहन को लेकर के प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में। तो बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं मानव जीवन के लिए। तो अगर इस तरह के किसी भी केमिकल का एक देश से दूसरे देश में प्रवाह हो रहा है या उसका व्यापार या निर्यात किया जा रहा है या उसे भेजा जा रहा है तो ऐसे में उन पर पहले से ही इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए, मतलब पहले से ही सहमति होनी चाहिए सामने वाले देश की कि वे उसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसी के लिए ये रॉटरडम कन्वेंशन हुआ था। और जिस सीएमएस की मैंने बात की थी उसको हम बोलते हैं बॉन कन्वेंशन, जो बॉन जर्मनी जो है वहां पर आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कल का ये मेरी तरफ से एक मिस्टेक हुआ था तो वो मैंने यहाँ पर सुधारने की कोशिश की है। चलिए, प्रतिष्ठित सूची जो है इसमें तो जेनसन हुआंग एनवीडिया के क्या है मालिक हैं और इनकी कंपनी को जो है या इनको जो है पहला स्थान यहाँ पर इसमें दिया गया है। क्यों दिया गया वो कारण भी मैंने आपको बता दिया। इस सूची में वैश्विक व्यापार के वर्तमान और भविष्य को आकार देने वाले जितने भी जो सीईओज या मुखिया होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, रूस और अमेरिका के बीच में लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसका नकारात्मक प्रभाव भारत पर भी देखा जा रहा है। तो भारत पर जो 25% का जो टैरिफ था वो अब बढ़कर के 50% कर दिया गया है और लगभग भारत का 50 से 60% निर्यात जो अमेरिका को जाता है वो प्रभावित होने वाला है। भारत लगभग अपना 20% निर्यात जो है वो किसको करता है? अमेरिका को करता है। तो हमारे निर्यात में से 20% के लगभग हिस्सा अमेरिका का अकेले का है। और ऐसे में चूंकि अगर हम कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें जैसे फार्मास्यूटिकल्स को और बाकी को, तो बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उन पर इस 50% टैरिफ का सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। और इनमें से कई चीज़ों का निर्यात अब बंद भी हो जाएगा जो कि हो सकता है कई सेक्टर्स के लिए नकारात्मक हो। सरकार अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रही है लेकिन ज़रूरत है कि इसके लिए बहुत ही समय पर सकारात्मक कदम उठाए जाएं ताकि यहाँ पर जो है कुछ लाभ हमारे लोगों को मिल सके या कह सकते हैं कि संरक्षण यहाँ पर मिल पाए। तो जब तक दोनों देशों के बीच में कोई व्यापार समझौता नहीं होता है तब तक इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। और जिस तरह की आक्रामक नीति का प्रयोग ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है तो चूंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अपने आप में एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था तो उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब जब हम 50% के टैरिफ दायरे में आ गए हैं तो हम ब्राजील के बाद में दूसरे ऐसे देश बन गए हैं जिस पर सर्वाधिक टैक्स जो है या टैरिफ जो है यहाँ पर अमेरिका के द्वारा लगाया जा रहा है। ऐसे में हमारे जो उत्पाद हैं
वे विदेशी उत्पादों की तुलना में महंगे हो जाएंगे और ऐसे में बाजार में उनके पिछड़ने की जो है स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये एक बेसिक मैंने आपको बताया, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर रूस के बारे में बात कर रहे थे। तो रूस और अमेरिका के बीच में एक संधि हुई थी 1987 में, जिसको INF संधि कहा जाता है, और अब यहाँ पर रूस आधिकारिक तौर से इससे बाहर हो गया है। अमेरिका जो है वो इसमें बहुत पहले ही बाहर हो गया था। तो 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में इसे साइन किया गया था। दरअसल इस संधि के माध्यम से 500 से लेकर के 5500, कितना, 500 से लेकर के 5500 किलोमीटर की रेंज जो है उसके सभी जमीन से प्रक्षेपित करने वाले बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को नष्ट करने की बात कही गई थी। तो इस रेंज में, ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं इंटरमीडिएट रेंज की जो भी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, इसका INF का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि, या फिर बोल सकते हैं ट्रीटी। ये ट्रीटी इसलिए की गई थी ताकि 500 से लेकर 5500 किलोमीटर की जो दूरी है, अब 5500 किलोमीटर की दूरी जो है इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज में चली जाती है, मतलब अंतर महाद्वीपीय क्षेत्र तक ये पहुंच बनाती है। जैसे हमारी अग्नि मिसाइल है, अग्नि 5, तो वो 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है, वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ऐसी सभी मिसाइल्स को और इसके साथ क्रूज मिसाइल्स को भी नष्ट करने की बात इसमें कही गई थी। 2019 में अमेरिका इससे बाहर हो गया था। तो एक देश के हटने के बाद में ऑटोमेटिकली संधि क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। जैसे कि भारत वर्तमान में सिंधु जल संधि से बाहर निकल गया, बाहर नहीं निकला मतलब हमने क्या कर दिया, इसको स्थगित कर दिया। तो ऐसे में क्या हो जाता है, अब ये सिंधु जल संधि कमजोर हो गई है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1962, जब शीत युद्ध की शुरुआत होती है और अमेरिका और आपके जो रूस है उसके बीच में तनाव चरम पर था। क्यूबा के अंदर मिसाइलें तैनात कर दी गई थी और एक स्थिति ऐसी थी कि तीसरा विश्व युद्ध की तरफ जो है पूरा विश्व बढ़ रहा था। हालांकि किसी कारणवश वो रुका, और उसके लगभग 10 साल बाद में 1972 में दोनों देशों ने पहले एक समझौते को जन्म दिया जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, या सॉल्ट 1 करके। तो पहले सॉल्ट 1 पे 1972 में दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। इसके बाद इसी साल दोनों ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी या ABM ट्रीटी जो है उस पर भी साइन किए थे, जो परमाणु हमले से सुरक्षा देने वाली मिसाइल रक्षा प्रणालियों पर प्रतिबंध लगाती है। तो मतलब हम कह सकते हैं एंटी बैलिस्टिक, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करती है, और एंटी बैलिस्टिक क्या करेंगी? बैलिस्टिक मिसाइल्स को नष्ट करने का काम करेंगे। तो एक तरह की डिफेंसिव सिस्टम्स को बनाने पर इन्होंने रोक लगाई। फिर इसके बाद में 1991 में इनके बीच में स्टार्ट संधि हुई। स्टार्ट का मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसे कुछ साल पहले अमेरिका और रूस दोनों के द्वारा खत्म कर दिया गया था। ठीक है, स्टार्ट ट्रीटी के अंतर्गत क्या था? दोनों देशों ने अपनी जो परमाणु क्षमताएं हैं उनमें कटौती की बात कही थी, चाहे वो उनकी मिसाइल्स हो, चाहे परमाणु पनडुब्बियां हो, चाहे उनके बम वर्षक विमान हो, इन सब में कमी की बात कही थी। और एक संधि आपकी कौन सी है? INF संधि। तो ये 4 संधियां जो है, चाहे वो सॉल्ट संधि हो, ABM संधि हो, स्टार्ट संधि हो या INF संधि, इन चारों 5 संधियों को एक लंबे दौर के दौरान जो वार्ताएं हुई उसके माध्यम से अंजाम दिया गया था, और दोनों बड़ी वैश्विक महाशक्तियों ने अपने अपने हथियारों पर कमी करने की बात यहाँ पर कही थी। तो अब INF से बाहर निकलना निश्चित रूप से एक तरह से नकारात्मक हम कदम इसको कह सकते हैं, लेकिन चूंकि दोनों देशों के बीच में कोई बातचीत नहीं है सीधी सापेक्ष रूप से, और रूस यूक्रेन का जो मुद्दा है वो वर्तमान में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, जियोपॉलिटिकल इशू के रूप में है, तो उससे जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उनको आप समय से तैयार करते रहें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत का जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है उसमें सबसे ज्यादा 31% अमेरिका का हिस्सा है। तो ये चीज विरोधाभासी है डेड इकोनॉमी जैसे बयानों के खिलाफ, क्योंकि डेड इकोनॉमी अगर है तो फिर किस लिए अमेरिका इंडियन शेयर मार्केट में आकर के निवेश कर रहा है? बाहर से जो भी निवेश आता है उसको बेसिकली हम FDI और FII के रूप में देखते हैं, और इस FII को ही हम क्या बोलते हैं? FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली जब शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी लोग हमारे शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो वहां पर वो किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं खरीद रहे, बल्कि शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, जिसको तुरंत बेच करके और वापस निकाला भी जा सकता है। ठीक है, स्वामित्व का ऐसा कोई उसमें उद्देश्य नहीं होता, केवल मुनाफा कमाना होता है। तो भारतीय शेयरों में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें अमेरिका ने सिंगापुर को पीछे छोड़ दिया और पहला स्थान ले लिया है अप्रैल से जून की तिमाही में। तो सितंबर में या अगस्त के एंड में होने वाले जो एग्जाम्स है उनमें आपको इस
तरह के फैक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट है। तो देश की जो कुल एफपीआई होल्डिंग है, मतलब टोटल हमारे शेयर बाजार में जो बाहर से निवेश आ रखा है, उसका 1/3 के करीब या 31% किसका है? अमेरिका का। सिंगापुर जो है वो दूसरे स्थान पर खिसक करके 28% पे पहुंच गया है। टॉप 10 देश देखें तो अमेरिका सिंगापुर के बाद नॉर्वे, मॉरिशस, कैमन आइलैंड, लग्जमबर्ग, यूएई, कतर, ब्रिटेन और जापान सम्मिलित है। ठीक है। अगर हम विदेशी निवेश की बात करें तो वो फिर अलग टर्म चली जाती है। यहां पर हमने केवल एफपीआई की बात की है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये निवेश किससे संबंधित है। तो एफपीआई के मामले में इस तिमाही में अमेरिका प्रथम स्थान पर आया है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आज की हमारी अंतिम खबर पर बात करते हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इनका नाम हम सबने सुना है। 40 का दशक हम कह सकते हैं। 40 के दशक में देश में पड़े एक अकाल को लेकर के ये बड़े व्यथित हुए, चिंतित हुए, और उसके बाद में इन्होंने उन्नत बीजों पर काम करना शुरू किया। उन्नत बीजों के निर्माण पर इन्होंने काम किया और उसी के बदौलत जब 60 का दशक आया और हमारे देश में भुखमरी की स्थिति थी, उसी समय इन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत पर काम किया था। और ये जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, इनकी शताब्दी वर्ष इस समय मनाया जा रहा है। और उसी के क्रम में हमारे बहुत से जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन हो, चाहे वो हमारा किसान मंत्रालय हो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी है कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली, या राष्ट्रीय कृषि विज्ञान एकेडमी हो, ये अनुसंधान को बढ़ावा देती है। इन सब ने मिलकर के 7 से 9 अगस्त को नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया है। इसकी थीम क्या है? सदाबहार क्रांति, जैव सुख का मार्ग। ठीक है, या जैव खुशी का मार्ग। तो ये इसकी थीम इन्होंने रखी है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन पाथ टू बायो हैप्पीनेस। अब एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि एक ऐसी क्रांति या ऐसी क्रांति जो जैविक मार्ग पर हो और जो सतत रूप से लगातार हमको जो है कृषि क्षेत्र में प्रगति प्रदान करे। मतलब ऐसा नहीं कि केमिकल्स की वजह से हमें अपना उत्पादन कम करना पड़े या कुछ और। एक तरह से हम कह सकते हैं कि चक्रीय प्रणाली पर आधारित कृषि व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की बात इसमें कही जा रही है। इसका उद्देश्य है परिवर्तनकारी प्रभाव जो है उनको दिखाना और भावी पीढ़ियों को भूख मुक्त और सतत विश्व के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। अब आज आप जानते हो कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के खाद्य सुरक्षा को बहुत चुनौतियां मिल रही है, क्योंकि भूमि की मात्रा भी कम हो गई है, कृषि की प्रणालियों के जो पैटर्न्स है वो चेंज हो रहे हैं, मौसम और जलवायु दोनों परिवर्तित हो रहे हैं। तो जो फसलों के क्षेत्र वर्तमान में हमने देखे, उनमें भी बदलाव हमको देखने को मिल रहा है। अभी आपको पता हो तो राजस्थान में जो है नए जलवायु खंड, कृषि जलवायु खंड जो है उनको भी जो है अप्रूवल के लिए भेजा गया है। और इन कृषि जलवायु खंड में भी आपने परिवर्तन देखा है। मैंने आपको ये भी दिखाया कि कैसे पिछले कुछ समय में जो राजस्थान है, इस राजस्थान में बारिश का पैटर्न चेंज हुआ है। और पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे यहाँ पर वर्षा का सामान्य औसत जो है उससे ज़्यादा मात्रा में वर्षा देखने को मिल रही है। ये पैटर्न केवल यहीं चेंज नहीं हो रहा, पूरे के पूरे विश्व में इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और जो हमारा जीरो हंगर का जो उद्देश्य रखा गया है एसडीजी गोल्स में, ठीक है, वो पूरा करने के लिए जरूरी है कि खाद्य सुरक्षा को क्या किया जाए? स्थापित किया जाए। 2013 में हमारी सरकार के द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और जिसके माध्यम से एक बड़े वर्ग को खाद्यान्न की उपस्थिति या खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह की योजनाएं लोगों के लिए न केवल पोषण उपलब्ध कराती है, बल्कि इसके साथ साथ उनको गरीबी से मुक्त करने में या बाहर निकालने में भी मदद करती है। तो बहुत से अनुसंधान, कौन सी हम पॉलिसीज बना सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर इस सम्मेलन में बात की जाएगी। अगर हम बात करें एम एस स्वामीनाथन के बारे में, तो नॉर्मन बोरलॉग जो हैं उनके साथ में मिलकर के भारत में हाई यील्ड वेराइटीज़ की जो गेहूं की किस्में हैं उनको इन्होंने पेश किया था, जिसकी वजह से हमारे पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य जो हैं उनकी बदौलत हमारे यहाँ पर उत्पादन बढ़ा और हम गेहूं जैसी फसलों के लिए आत्मनिर्भर हुए। नहीं तो एक समय आ गया था जब हमको पीएल गेहूं मंगाने पड़ते थे। कहां से? अमेरिका से। चलिए सबसे अंतिम खबर देख लेते हैं। आईसीएमआर कौन है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या बोलते हैं इसको? इंडियन काउंसिल फॉर
मेडिकल रिसर्च। तो ये एक संस्थान है जो बेसिकली हमारे यहाँ पर मेडिकल के क्षेत्र में अनुसंधान जो है उसको बढ़ावा देने का काम करता है। और इसके द्वारा 8 अगस्त को ICMR शाइन नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, मतलब कल। तो साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स, साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स, SHINE। तो ICMR का ये एक कार्यक्रम है जो कि एक राष्ट्रव्यापी छात्र संपर्क कार्यक्रम है। किया क्या जाएगा, तो हमारे नई पीढ़ी के जो बालक आ रहे हैं, खास करके जो 9वीं से 12वीं तक में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए इसमें क्या किया जाएगा, उनके अंदर वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए उन्हें भावी शोधकर्ताओं के रूप में तैयार करने का काम किया जाएगा। और इसके माध्यम से उन बच्चों को प्रेरित किया जाएगा कि वे अन्य स्ट्रीम्स की बजाय चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को जीवन में करियर विकल्प के रूप में चुने। दोस्तों, ये आयोजन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान के अग्रदूत प्रोफेसर वी रामालिंगा स्वामी की जयंती को भी समर्पित है। वी रामालिंगा स्वामी हमारे यहाँ पर पोषण या न्यूट्रिशन जो है, पोषण और इसके साथ साथ जो हमारी किडनीज हैं, इन पर जो है रिसर्च करने वाले पहले व्यक्ति थे। और इनके रिसर्च की वजह से ही इनको जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान का अग्रदूत भी कहा जाता है। मतलब ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधानों की आधारशिला रखी थी। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस बार के RS मेंस के पेपर में आप देख सकते हो 2 आपके वैज्ञानिकों के बारे में पूछा गया, श्वेत क्रांति पर भी आपके प्रश्न पूछा गया, और इसके अलावा पहले भी बर्डमैन पर भी प्रश्न पूछा गया था। पिछले साल की बात बता रहा हूँ, ये 2023 वाले पेपर में। तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इनके लिए तैयार रहने की जरूरत होती है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। आप बस लाइक और शेयर करते जाइए। आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं, आपके प्रश्न या जिज्ञासाएं हो तो वो आप पूछ सकते हैं। RS की तैयारी को लेकर अगर आपके मन में कोई दुविधा हो तो उन पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।